बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूँ? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूँ? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया 1 प्लेट बिजली कभी को दे देती है।
और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा आम। बादल कौवा और चीकू तोता एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे जब मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, समझा लो इस मोटी चोंच वाले को, ये सारे आम मेरे हैं। चिड़िया बहन, जब से ये आम का पेड़ छोटा था तब से मैं इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ, और अब जाकर ये काला कौवा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तोते भैया, ऐसे लड़ाई मत करो। आप चलो, आप मेरे साथ चलो। हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप ये आम का पेड़ इस कौवे को ही दे दें। गंदा कौवा, दुष्ट कौवा, एक दिन रोगे, बहुत पछताओगे, देख लेना। फिर तोता मानो चिड़िया के साथ चला जाता है। बादल कौवा आम के पेड़ से सारे आम तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। वाह रे बादलपति जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। कितने सारे आम ले आए हो। जल्दी बताओ कहाँ रखूं, बहुत भारी है। सारे घर में तो भोजन ही भोजन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इस आम को उस अलमारी पर रख दो। काले कौवे ने कुछ चुराकर, कुछ छीनकर और कुछ इकट्ठा करके अपने पूरे घर को अनाज से भरा हुआ था। तोते से छीन कर लाया हूँ ये आम। पति जी, बहुत अच्छा किया। वो मोटी चोंच वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। बादल जी, सुना है उस कबूतर की मकई की फसल भी तैयार है। हाँ, तुम चिंता ना करो, कल मैं वहीं जाऊंगा। अगले दिन बादल कौवा एक थैला लेकर कबूतर के मकई के खेत में जाता है और वो जाकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे ओ काले कौवे, ये मकई क्या तेरे बाप की है? हो, नहीं, गंदी आंखों वाले, ये मकई तो तेरे बाप की है, इसलिए तो मैं तोड़ रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। चल चल भाग यहाँ से, आया बड़ा गुंडा कहीं का। फिर बादल कौवा कबूतर को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी चोंचों से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर को मारने के बाद बादल कौवा मकई से भरा हुआ थैला उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बहुत भारी है, जल्दी बताओ बिजली, कहाँ रखूं? अब तो घर में जगह नहीं बची है। अच्छा, पहले बताओ तो क्या है इसमें? इस थैले में मकई के भुट्टे हैं, अभी अभी कबूतर के खेत से लाया हूँ। वहाँ संदूक पर रख दो। फिर बादल कौवा वो मकई से भरा हुआ थैला संदूक पर रख देता है। बिजली कभी प्यार से अपने पति से कहती है, बादल, ये जो 3 दिन पुराना अनाज है, ये तुम कल अपनी माँ को दे आना। हाँ ठीक है। और साथ ही बिजली कभी कहती है, और मकई मेरी माँ को बहुत पसंद है, कल मैं जाकर अपनी माँ को मकई दे आऊंगी। ना ही मैं अपनी माँ को 3 दिन पुराना दाना दूंगा और ना ही तुम अपनी माँ को ये मकई दोगी। ये सुनकर बिजली कभी चुप कर जाती है। मुझे अनाज भोजन जमा करने का बहुत शौक है। तुम देखना, एक दिन मेरे घर में दाना रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वो दिन तो आने ही वाला है, जरा देखो तो हर तरफ अनाज ही अनाज है। एक बूढ़ी चिड़िया कौवे के दरवाजे पर आती है। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। कभी बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए एक दाना दे दो। चले भाग बुढ़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी दाना नहीं है। बेटी कभी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा घर तो अनाज से भरा हुआ है, बस मुझे एक दाना ही दे दो। सुना नहीं, चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कभी गुस्से में उस बूढ़ी चिड़िया को धक्का दे देती है। वो बूढ़ी चिड़िया दूर जाकर गिरती है। कभी याद रखना, ये दाना और भोजन ही तुझे लेकर डूबेगा। एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगी। कुछ दिनों बाद बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन चुराकर अपने घर ले आता है। मानो चिड़िया शाम को दाना लेकर जब घर आती है तो रोने लगती है। मेरा बारिशों के लिए रखा हुआ दाना कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगी? बिजली, ये भोजन अब मैं कहाँ रखूं? बादल जी, अब ये भोजन तुम कहाँ से लाए हो? ये भोजन मैं चिड़िया के घर से लाया हूँ। तुम रुको,
मैं ये घोंसला उठाती हूँ और तुम यहाँ नीचे रख दो। फिर बिजली कभी अपना घोंसला उठाती है और बादल कौवा भोजन वहाँ रख देता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में अब इतनी भी जगह ना थी कि वो अपना घोंसला रख सके। वो दोनों कौवे अपना घोंसला भोजन के ऊपर रखकर ही सो जाते हैं। बादल जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है। अब तो घर में ना बैठने को जगह है और ना ही खड़े होने को। हो, देखा ना बिजली, मैंने पूरे घर को अनाज से भर दिया है। वो दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है। कौवों का घर तो तेज हवा के कारण इधर उधर हिल रहा था। थोड़ी ही देर में उनका घर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कौवी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। बादल, बादल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बोरी के नीचे। अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अब बताओ कौवे कि ये आम किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? तोते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। तोता अपने आम उठाकर ले जाता है। फिर मानो चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना अनाज ले जाते हैं। लेकिन वो दोनों कौवे वही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए थे। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, खुद तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए। वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया?
हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी, चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है, हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है, हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊँ।
बिजली का भी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली का भी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कवि ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कवि फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कवि को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कवि जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कवि वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कवि के पीछे पीछे जाती है। बिजली कवि छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कवि का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कवि की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कवि चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कवि को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कवि, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली का भी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। मानो चिड़िया और बिजली का भी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली का भी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली का भी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर
एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी काफी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कवि को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कवि का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कवि चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ, मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तू मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन, याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है
और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर। वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है। अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है। वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी। मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो। बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ।